Hi everyone, welcome to the part 7 of this opioid series. Sorry for this long delay. यार चाहता नहीं था बट एग्ज़ाम और बाकी चीज़ें आती गई और फिर डिले हो गया. बट एनीवेज हमने अभी तक सिर्फ CNS कवर किया था फार्माकोडायनेमिक्स में. उसके अलावा तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया फ़िलहाल. मैकेनिज़्म डन है, क्लासिफिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स मोटा मोटा कवर कर दिया ही है. बाकी इंडिविजुअल ड्रग्स की बात करेंगे तो देखेंगे इतना ज़्यादा है नहीं कुछ. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें क्या ध्यान रखना है कि ओपियोइड्स आर अ वेरी स्टेबल ड्रग्स व्हेन इट कम्स टू कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी. बेसिकली हार्ट पे भी इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता नहीं है. इन जनरल आफ्टर लोड और प्री लोड पे भी नहीं होता है. कैसे? देखो मैंने लिखा ना इवन एट हायर डोजेस, दैट सिंपली मीन्स कि इवन एट अ वेरी हाई डोज लाइक 50 माइक्स पर केजी तक भी अगर फेंटेनिल दे दिया तो भी कुछ नहीं होने वाला. इतना ज़्यादा सेफ है. और क्या क्या कराता है जो कि हमारे लिए कंसर्न भी है और देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट भी है जो कि हम चाहते हैं बाय ओपियोइड्स. ब्रैडिकार्डिया फर्स्ट ऑफ ऑल. ये क्या है? ड्यू टू डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी एंड इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव, दैट इज़ योर वेगल नर्व स्टिमुलेशन डायरेक्टली मेडुला में जाके. तो ये दोनों रास्तों से ना करा देता है ब्रैडिकार्डिया. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन को कम करके तुम्हारा जो ऐसे नोड की एक्टिव फायरिंग एक्टिविटी होती है वो कम कर देगा और वेगस नर्व के थ्रू ब्रैडी तो करा ही रहा है. ठीक है. एक रिपोर्टेड एसिस्टली केसेस देखे जाते हैं जब हम ओपियोइड, वैक्यूरोनियम और मिडाजोलैम को साथ में देते हैं. मिडाजोलैम और ओपियोइड इन दोनों का तो थोड़ा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ सकता है. वैसे नहीं आता है क्योंकि मिडाजोलैम हमारा गाबा रिसेप्टर पे काम करता है और ओपियोइड्स का म्यू ही रहता है. म्यू कपा डेल्टा जो हमने ऊपर बात करे थे ना यहाँ पे, ये वाले. ठीक है. पर एडेड इफेक्ट तो रहता है. और वैक्यूरोनियम इटसेल्फ कॉजेस ब्रैडिकार्डिया इफ़ यू डोंट नो. कभी रिलैक्सेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे बताऊँगा. तो जब तीनों साथ में आते हैं तो इतना सिवियर ब्रैडी हो सकता है कि पर्सन कैन लैंड अप इन एसिस्टली. अब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं तो पैथिडिन हार्ट रेट इंक्रीज करता है. पैथिडिन इज़ द ओनली ओपियोइड दैट हैज़ सम डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम जो कि बाकियों से सिमिलर नहीं है. ठीक है. तो वन ऑफ दोज इज़ इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. और एक शायद हमने ऊपर बात करी होगी माइड्रेसिस की. ठीक है. बाकी सारे मियोसिस करा रहे हैं, सिर्फ पैथिडिन अकेला भाई साहब माइड्रेसिस कराते हैं और नीचे भी सेम ही है. ठीक है. मतलब बाकी ब्रैडी करा रहे हैं, ये टेकिकार्डिया करा रहा है. एक रिलैक्सेंट भी टेकिकार्डिया कराता है. कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को पता हो तो. और और क्या इफेक्ट होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन. ये कॉमन साइड इफेक्ट, ये कॉमन इफेक्ट्स बता रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर सिस्टम में है. ठीक है. तो क्यों होता है? क्योंकि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, तेरा आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाता है. इवन इन जनरल भी जो हमारे वीनस पूलिंग होती है वो ज़्यादा रहती है. तो जो कैपेसिटेंस वेसल्स होती है हमारी, जो लोअर लिम की वेसल्स है यूजुअली, जो वेइनस सिस्टम है लोअर लिम का, इनको हम कैपेसिटेंस वेसल्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ ब्लड इन देम. तो वहाँ पे स्टोर रहता है. तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन प्रेसिपिटेट करता है ये. बाकी एसएनएस की एक्टिविटी कम करा के, आप मैंने बता दिया ना, एसवीआर तो कम हो ही रहा है उससे, तो वो करके भी. और हिस्टामिन रिलीज का रिस्क रहता है ओपियोइड से, इतना ज़्यादा नहीं रहता है बट है. तो उससे भी वेजोडाइलेशन करा सकता है क्योंकि फिर वो मास सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना. ये सब प्री लोड आफ्टर लोड कम करता बता दिया. हाँ, उसी से ही एक एनालॉजी समझते हैं. हार्ट फेलियर के पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है? मेन हार्ट फेलियर का पेशेंट का मेन प्रॉब्लम रहता है कि वो पंप ढंग से नहीं कर पा रहा है. आइदर सिस्टोलिक फंक्शन डिसफंक्शन इज देयर और डायस्टोलिक डिसफंक्शन इज देयर. कि सिस्टोलिक में क्या होगा कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट दैट गुड कि जिसकी वजह से वो बाहर सारा आउटपुट बाहर निकाल पाए. ठीक है. सिस्टोलिक डिसफंक्शन ऐसे होता है कि वो सिस्टोल के टाइम पे ढंग से काम नहीं कर रहा है.
डायस्टॉल में क्या काम है कि हमारी ल्यूसिट्रोपी इज़ इंपॉर्टेंट, कि रिलैक्सेशन इनफ होना चाहिए कि जिसकी वजह से ब्लड भर जाए। पर डायस्टॉलिक डिसफंक्शन में ऐसा नहीं होगा, या तो हाइपरट्रोफिड मसल होगी, स्कार्ड होगा, कुछ होगा जिसकी वजह से हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल फिल नहीं कर पा रहा और फेल हो रहा है। ठीक है, तो हार्ट फेलियर के पेशेंट में अगर हम प्री लोड को कम कर दें तो कम खून आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और अगर आफ्टर लोड को भी डिक्रीज कर दे तो फॉरवर्ड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, कि जो पल्मोनरी वेसल से आएगा ब्लड LA फिर LV के अंदर, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो ईजिली आ जाएगा, मतलब आएगा, कम ही आएगा प्री लोड, तो हार्ट पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। जो हमारी वॉल स्ट्रेस होती है, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है उस पर एक स्ट्रेस पड़ेगा, जितना भी वॉल्यूम उसमें ब्लड आएगा, दैट वॉल स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटर्मिन द फॉरवर्ड फ्लो। ठीक है, तो वॉल स्ट्रेस कम हुआ प्री लोड कम होने से, और आफ्टर लोड कम होने से फॉरवर्ड फ्लो इंक्रीज हो गया। इसीलिए पल्मोनरी एडिमा में भी दे सकते हैं, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा के अंदर जो फ्लूइड भरता है वो अगर हमारा पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो फ्लो आगे इंक्रीज होगा, आराम से लेफ्ट एट्रियम पहुंचेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अगर आफ्टर लोड भी डिक्रीज ही है ड्यू टू ओपिएट्स तो फॉरवर्ड फ्लो भी इंक्रीज होगा। तो जो भी पल्मोनरी कंजेशन, मतलब वो एक तरह का फ्लूइड रिटेंशन होगा वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए पल्मोनरी एडिमा में, वो सारा का सारा डिक्रीज हो सकता है। बट सिर्फ ओपियोइड नहीं देंगे ऑफ कोर्स पल्मोनरी एडिमा के लिए, उसका ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर अलग भी होता है। बाकी MI के पेशेंट में देने में फ़ायदा है, क्योंकि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, प्री लोड आफ्टर लोड दोनों कम कर रहा है, तो कार्डियो ऑक्सीजन डिमांड कम करेगा। जब हार्ट को काम ही कम करना पड़ेगा तो कम काम के लिए कम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेगी, कम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेगी तो MI प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ठीक है, सप्रेशन ऑफ इंट्यूबेशन रिस्पॉन्स, दैट मेक सेंस, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो रही है, तो तुम हमारे जो ग्लॉसोफेरिंजियल रिफ्लेक्सेस के जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराएंगे वो नहीं कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स एंड इट हियर ओनली। दिस इज द पार्ट 7 आई गेस ऑफ आर ओपिएट सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू गाइस।